Hello students, today we are going to start microeconomics of class 11th. So get ready and start chapter number 1. Chapter number 1 is started with basic concept of microeconomics. कि ये इकोनॉमिक्स आपने क्लास 10th में 9th में भी पढ़ी होगी, बट इन 11th देयर इज़ अ ब्रॉड वे ऑफ टीचिंग एंड ब्रॉड वे ऑफ स्टडीइंग ऑफ इकोनॉमिक्स. तो आपको ये बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड वे में समझना होगा. ठीक है. इकोनॉमिक्स में आपके 2 पार्ट्स हैं इन क्लास 11th, दैट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक्स. Microeconomics and stats. So we are going to start with microeconomics chapter number 1. तो आज हम यहाँ पर सीखेंगे कि ये माइक्रोइकोनॉमिक्स जो कि आपके लिए बहुत ही नया सब्जेक्ट है, इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है माइक्रोइकोनॉमिक्स के. ठीक है. तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ अ मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स. क्या मीनिंग है इसका? Economics studies how people use scarce resource to satisfy unlimited wants. See, इकोनॉमिक्स क्या करती है? वो स्टडी करती है कि लोग जो है हाउ पीपल यूज़ स्केयर्स रिसोर्स टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स. इसको हम ऐसे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि हमारे पास जो रिसोर्सेज होते हैं दे आर लिमिटेड. ठीक है. हमारे पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं और ये हमारे हो गए रिसोर्सेज. एंड जो हमारी वांट्स हैं वो अनलिमिटेड होती हैं. ठीक है. अनलिमिटेड वांट्स होती हैं. ओके. तो मतलब ये है कि हमारे पास जैसे मान लीजिए जो पैसा है वो तो लिमिटेड ही होगा, बट हमारी जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं. मतलब अगर किसी के पास कोई एक छोटी चीज़ है तो वो क्या कहेगा कि मुझे इससे बड़ी चीज़ चाहिए, फिर वो अगर मिल गया तो उससे बड़ी चीज़ चाहिए. ठीक है. तो वांट्स जो होती हैं, हमारी जो इच्छाएं होती हैं वो ख़त्म नहीं होती हैं, है ना. बट इसको पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज हैं वो हमारे पास लिमिटेड होते हैं. तो उन लिमिटेड रिसोर्स में हमें उन सभी वांट्स को पूरा करना होता है. ठीक है. तो अनलिमिटेड वांट्स को हम कैसे सेटिस्फाई करेंगे विद आवर स्केयर्स रिसोर्स, लिमिटेड रिसोर्स, इसी स्टडी को हम इकोनॉमिक्स कहते हैं. ठीक है. तो एक बार और फिर समझेंगे कि जो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हमारे पास हैं, लाइक हमारे पास 10 रुपीज़ हैं तो उसमें हमें बहुत सारे वांट्स पूरे करने होंगे, है ना. 10 रुपीज़ में हम चॉकलेट्स भी खा सकते हैं, हम टॉफ़ी भी खा सकते हैं. तो हम ये डिसाइड करेंगे कि हम क्या चीज़ लें 10 रुपीज़ में जो ज़्यादा से ज़्यादा हमें सेटिस्फाई कर पाए. तो बस इसी चीज़ को समझने के लिए हम इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं. ओके. आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट हम इसको डेफिनेशन के थ्रू से भी समझ सकते हैं कि तो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं लायनल रॉबिन्स. तो रॉबिन्स क्या कहते हैं? दैट इकोनॉमिक्स इज़ द साइंस. इकोनॉमिक्स क्या है? एक साइंस है विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केयर्स मीन्स हैविंग अल्टरनेटिव यूजेस. ठीक है. जैसे अभी मैंने आपको बताया था, चलिए हम थोड़ा ज़्यादा रुपए ले लेते हैं. वी टेक 100 रुपीज़. मान लीजिए आप 100 रुपीज़ आपकी पॉकेट मनी है. ठीक है. तो जब आपके फादर या मदर आपको पॉकेट मनी देते हैं 100 रुपीज़ में, तो इसके बाद आप उस 100 रुपीज़ को अलग अलग तरीक़ों से यूज़ कर सकते हो. ठीक है. इससे आप अपने फ्रेंड को एक गिफ्ट दे सकते हो, है ना. उसका बर्थडे है, आप उसको गिफ्ट दे सकते हो. अपने लिए कुछ आप थिंग्स ले सकते हो, बाय कर सकते हो. ठीक. आप और क्या कर सकते हैं? आप उससे कुछ बर्गर खा सकते हो, है ना. बर्गर पसंद होता है, बर्गर, मैगी, मोमोज़, ये सबको पसंद होते हैं. तो ये सारी चीज़ें आप इससे खा सकते हो. तो अब इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको करने से आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा? ठीक. हम इस रिसोर्स के साथ और इतनी सारी बॉन्ड्स के साथ हम कैसे इसके साथ बिहेव करेंगे, हमारा क्या रिलेशनशिप होगा इन दोनों के बीच में, यही तो इकोनॉमिक्स पढ़ाती है हमें, है ना. कि हम यहाँ खड़े हैं, हमारे पास अनलिमिटेड वांट्स हैं और स्केयर्स रिसोर्सेज हैं,
तो इनके बीच में हम कैसे बिहेव करेंगे, क्या हमारा रिलेशनशिप होगा, तो वो आपको बताएगा कौन, इकोनॉमिक्स बताएगा। ठीक है, तो व्हाट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अभी हमने इकोनॉमिक्स पढ़ लिया कि इकोनॉमिक्स एक साइंस है जो कि एक ह्यूमन बिहेवियर को बताती है कि वो किस तरीके से क्या रिलेट करेंगे, कैसे रिलेट करेंगे स्केर्स रिसोर्स और अनलिमिटेड वांट्स के बीच में। ठीक है, अब हम देखेंगे व्हाट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है दैट स्टडीज़ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट सच एज कंज्यूमर्स, फर्म्स, हाउस होल्ड्स एंड मार्केट। तो देखिए आपके पास एक ऐसे समझिएगा, एक आपका माइक्रो लिखा हुआ है, देखिए एक आपका माइक्रो है और एक आपका मैक्रो है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, आई है और यहाँ पर ए है। तो आई जो है दैट इज स्टैंड्स फॉर इंडिविजुअल्स, ठीक, और एक आपका यहाँ पर ए आता है। तो ए जो है ये दैट इज स्टैंड्स फॉर एग्रीगेट। ठीक है, यानी कि इसका मतलब होता है टोटल। तो आई इंडिविजुअल, ए एग्रीगेट। अब ऐसे आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स किसके बारे में स्टडी करती है, इंडिविजुअल के बारे में। ठीक है, जैसे कोई एक फर्म, हाँ एक पर्सन, एक कंपनी, तो इसके बारे में अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो दैट इज़ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट। जैसे कि कंज्यूमर हो गया, फर्म हो गई, हाउस होल्ड्स हो गए, मार्केट हो गए, है ना। तो ये क्या है, सिर्फ हम एक के बारे में बात करेंगे, एक टाइम पे एक के बारे में बात करेंगे, तो दैट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, क्लियर। मैक्रो में क्या होगा, एग्रीगेट, जब हम इन सब के बारे में एक साथ बात करेंगे। ठीक, हम कंज्यूमर के बारे में भी बात कर लें, फर्म्स, हाउस होल्ड, मार्केट, यानी कि हम अगर नेशन वाइज बात कर लें कि देश की इकोनॉमी, तो दैट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स। और अगर हम अपने घर की इकोनॉमी को देख लें, हम अपने फर्म या कंपनी की बात कर लें या एक किसी कंज्यूमर की बात कर लें, उसकी इकोनॉमी को हम जब करते हैं स्टडी, तो दैट इज़ कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, देख लेते हैं फीचर्स क्या हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के। तो पहला क्या है, दैट इज़ स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। ठीक, तो आपको बस ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं, तो अपने आप आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो डेफिनेशन है, जो क्या होता है ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। तो उस पहला पॉइंट ये है दैट इज इट स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। किसके बारे में बात करती है, इंडिविजुअल। यहाँ पे आई जो है दैट इज स्टैंड्स फॉर इंडिविजुअल यूनिट। क्लियर। सेकंड है प्राइस डिटर्मिनेशन। यहाँ हम किसके बारे में बात करते हैं, प्राइस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, प्राइस डिटर्मिनेशन के बारे में बात करते हैं, यानी पी के बारे में बात करते हैं कि प्राइस घटा, प्राइस कम हो रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, तो इससे हमारी इकोनॉमी में क्या फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है, तो हम इसके बारे में यहाँ पर बात करते हैं। इसको आगे आप और डिटेल में पढ़ेंगे, तब मैं आपको इस सारी चीज़ें बताऊँगी। नेक्स्ट है आपका पॉइंट रिसोर्स एलोकेशन। यहाँ पर हम किसके बारे में बात करते हैं, रिसोर्स एलोकेशन के बारे में। ठीक है, रिसोर्स एलोकेशंस क्या है, मान लीजिए आपके पास लैंड है, आपके पास एक बिल्डिंग है, आपके पास कुछ फंड है, ठीक है, आपके पास कुछ कैपिटल है। ये सारे टर्म्स आपने अकाउंट्स में भी पढ़े होंगे। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं। कैपिटल है, बिल्डिंग है, फंड है, लैंड है, तो इन सारी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, ये हमारे क्या हैं, दैट आर रिसोर्सेज। क्या है ये, रिसोर्सेज हैं। अब इन रिसोर्सेज को हम किस तरीके से एलोकेट करेंगे हमारे एक डिफरेंट प्रोडक्ट को बनाने के लिए या फिर किसी चीज़ को बाय करने के लिए हम इन रिसोर्सेज को लगाते हैं। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, रिसोर्स एलोकेशन होता है। ओके, नेक्स्ट आपका आता है पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं,
पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। इक्विलिब्रियम एक सेपरेट चैप्टर है आपकी बुक में, तो इसको हम बाद में पढ़ेंगे कि इक्विलिब्रियम एनालिसिस क्या होता है, बट हम ये यहाँ पर बता दे रहे हैं कि इक्विलिब्रियम मतलब है, थोड़ा सा बता देती हूँ, सेटिस्फैक्शन, इक्विलिब्रियम सेटिस्फैक्शन। ठीक है, जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है उनसे ज़्यादा, मान लीजिए रिसोर्स है उसको हमने यूज़ किया, इसको हमने एलोकेट किया, तो उससे ज़्यादा हमारी जो वांट्स है वो सेटिस्फाई हो पाए। ठीक है, हम ज़्यादा से ज़्यादा उससे सेटिस्फाई हो पाए, दैट इज़ पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। ठीक, अब जब हम इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा इजी होगा इसे पढ़ना। ठीक है, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं, तो इन्हें हम बोलते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकॉनमी। किसी भी इकॉनमी, किसी भी अर्थव्यवस्था में क्या सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं। अच्छा, आपने एक पॉइंट यहाँ पर आया है, अभी इकोनॉमिक्स तो आपने पढ़ लिया था, दैट इज स्टडी, बट ये क्या है, इकॉनमी क्या है? इकॉनमी को हिंदी में कहते हैं अर्थव्यवस्था। ठीक, अर्थव्यवस्था मतलब मनी मैनेजमेंट, इंग्लिश में इसको हम क्या कह सकते हैं, मनी मैनेजमेंट। तो हम अपने मनी को किस तरीके से मैनेज करेंगे जिससे हमें हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल पाए। ठीक है, ओके, तो इसे हम क्या कहते हैं, इकॉनमी कहेंगे। ठीक, जैसे एक देश की इकोनॉमी है, यहाँ पर बहुत सारा फंड गवर्नमेंट को अलग अलग चीज़ों से मिलता है, रेवेन्यू मिलता है, उसको फिर वो क्या करती है, डिफरेंट चीज़ों में एलोकेट करती है। तो ये हमारी क्या है, इकॉनमी तो है ना। तो इकॉनमी में कुछ सेंट्रल प्रॉब्लम्स भी होती हैं, क्या होती हैं वो देखेंगे इसे। व्हाट टू प्रोड्यूस, सबसे पहले बात आती है कि हम क्या प्रोड्यूस करें, बिगेस्ट प्रॉब्लम है। ठीक है, क्या प्रोड्यूस करें। अब हमारे पास जो भी डिफरेंट हमारे पास वो हैं, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जैसे हमारे पास लैंड है, हमारे पास बिल्डिंग है, हमारे पास लेबर है, हमारे पास कैपिटल है, हमारे पास फंड है। ठीक है, इन सब को हमें यूज़ करना है और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वांट्स को सेटिस्फाई करना है। ठीक, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रॉफिट चाहिए कि नहीं चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, बिना प्रॉफिट के तो कोई काम करता नहीं है। तो प्रॉफिट के लिए हम क्या चीज़ प्रोड्यूस करें जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक, कि अगर मेरे पास प्लास्टिक है तो मैं उससे टॉयज़ बनाऊं, मैं उससे कुछ बाथवेयर बनाऊं, मैं क्या बनाऊं जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो ये सोचना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक, डिसाइड करना ऐसे प्रॉब्लम है। नेक्स्ट, हाउ टू प्रोड्यूस। अब मान लीजिए हमने ये तो डिसाइड कर लिया कि हमें टॉयज़ बनाने हैं, ओके, वी हैव डिसाइडेड हमें टॉयज़ बनाने हैं, ये तो हमारा हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। बट अब नेक्स्ट प्रॉब्लम आता है कि हाउ टू प्रोड्यूस, इसको कैसे प्रोड्यूस करें। अब इसको हम बंच में प्रोड्यूस करें, ठीक, हम इसे 2 दिन में 1 यूनिट बनाएं, ठीक, हम 100 यूनिट बनाएं, हम इसको लेबर के थ्रू बनवाएं या हम इसे मशीन्स के थ्रू बनवाएं। ठीक, ये भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, तो ये भी सोचना पड़ेगा। अब हमारे पास अगर कैपिटल कम होगी तो हम क्या करेंगे, लेबर एक्सटेंसिव लगाएंगे, यानी लेबर्स को ज़्यादा अप्रोच करेंगे बनाने के लिए, है ना। और अगर हमारे पास मशीनरी ज़्यादा मिल पा रही है, हमारे पास कैपिटल बहुत है, पैसा बहुत है, तो हम पूरे प्लांट्स लगवा देंगे कंपनी में, हमारी फैक्ट्री में प्लांट्स लगवा देंगे, मशीनरी लगवा देंगे और फटाफट से टॉयज़ हो जाएंगे। ठीक है, अब और ये सोचना होगा नेक्स्ट कि फॉर हुम टू प्रोड्यूस, हम ये टॉयज़ किसके लिए बना रहे हैं। मतलब कुछ एडल्ट टॉयज़ भी होते हैं, किड्स टॉयज़ भी होते हैं, कुछ मिडिल एज जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनके लिए भी होते हैं कि मान लो हमने 1 से 5 ईयर्स वाले बच्चों के लिए बना रहे हैं, हम 6 से 10 ईयर्स के बच्चों के लिए बना रहे हैं, या हम 11 से 20 ईयर्स के बच्चों के लिए बना रहे हैं।
तो हम किसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक, ये भी सोचना हमारी प्रॉब्लम है। तो ये हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। नेक्स्ट है आपका स्कैरसिटी एंड चॉइस, ठीक, इसे समझिएगा, स्कैरसिटी एंड चॉइस। तो रिसोर्सेज आर लिमिटेड, बार बार मैं आपको बता रही हूँ कि रिसोर्सेज हमेशा आपके पास लिमिटेड ही होंगे। सो इंडिविजुअल्स एंड फर्म्स मस्ट मेक चॉइसेस अमंग अल्टरनेटिव्स, है ना। हमें क्या करना होता है, चॉइसेस बनानी होती हैं। जैसे कभी कभी अब मान लीजिए हम गए किसी होटल में, समझिएगा, हम किसी होटल में गए, वहाँ पे हमने खाना खाया। खाना खाने के लिए बहुत सारे मेन्यू हमने खोला, ठीक है, मेन्यू में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक, उसमें से हमें चूज़ करना होगा। उसमें नूडल्स भी हैं, उसमें बर्गर भी है, उसमें मोमोज़ भी हैं, उसमें कुछ खाने का आइटम भी है, सारी चीज़ें हैं। तो उसमें से हम क्या करेंगे, चूज़ करेंगे। और बहुत टफ होता है या नहीं होता। तो डिफरेंट अल्टरनेटिव्स के थ्रू जब हम चुनते हैं उसमें से कुछ, है ना, तो वो चॉइस है। और रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, ये हमारी स्कैरसिटी हो गई। रिसोर्सेज आर लिमिटेड, दैट इज स्कैरसिटी। स्कैरसिटी मतलब कमी, ठीक। और इंडिविजुअल्स एंड फर्म मस्ट मेक चॉइसेस, तो ये आपकी चॉइस है कि हमें उसमें से कुछ ना कुछ बेस्ट जो है वो चुनना होता है, ठीक है। एक साथ आप सारी चीज़ें तो कर नहीं लेते, तो एक एक चीज़ें करनी पड़ती हैं। नेक्स्ट है आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब ये स्कैरसिटी और चॉइस अगर आप समझ गए हैं तो आप ये भी समझ जाएंगे। सी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या कहती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव सेक्रीफाइस्ड, ठीक है। जैसे एक पर्सन है, उसको ऑफ़र होती हैं कई सारी जॉब्स, एक 10,000 की, एक 40,000 की और एक 30,000 की, ओके। ये उसकी जॉब्स उसको मिली, ऑफ़र मिलता है, ठीक है। तो हम सभी को दिख रहा है कि वो कौन सी जॉब पे जाएगा, किस जॉब पे जाएगा, 40,000, जहाँ पे उसको सैलरी ज़्यादा मिलेगी, सेटिस्फेक्शन ज़्यादा होगा, वो उस जॉब को चूज़ करेगा। ये इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक, कि वो इसमें चुनेगा, है ना, बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, हमने इस चीज़ को चुना, इसके लिए हमने सबसे बेस्ट ऑप्शन को किसको छोड़ा है, किसको सेक्रीफाइस किया है, बेस्ट अल्टरनेटिव सेक्रीफाइस, दैट इज़ 30,000, ठीक है। तो ये जो 30,000 है दैट विल बी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कोई समस्या इसमें, फिर से देखिए, फिर से देखिए, एक 10,000 की जॉब उसे ऑफ़र होती है, 40,000 और 30,000, ठीक है। इसमें से वो 40,000 वाली जॉब को चूज़ कर लेता है। तो ये तो उसका हो गया कि उसने चूज़ कर लिया, ये बेस्ट अल्टरनेटिव चूज़ हो गया। अब जो बचा हुआ है, यानी नेक्स्ट बेस्ट कौन सा है, 30,000, तो ये हो जाएगी आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूंगी, आप मुझे बताएंगे, ठीक है। यहाँ बताइएगा मुझे 10, 30, 50, इसमें से बेस्ट अल्टरनेटिव क्या है, तो आप ये बोलेंगे कि 50 है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, 30, क्योंकि जो नेक्स्ट बेस्ट है, ठीक, जिसको हमने चुन लिया वो तो हमने चूज़ कर लिया, जो नेक्स्ट बेस्ट है दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ओके, क्लियर। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीसी। अब पीपीसी को देखते हैं। A PPC shows different combination of two goods that can be produced with given resources, ठीक है।
हमने सब ने देखा कि हमारे पास कितने रिसोर्सेज थे, सब हमने देखा, ठीक है। जो उन रिसोर्सेज को यूज़ करके हम कौन से दो गुड्स जो हैं, दो गुड्स का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, वो क्या होगा, पीपीसी शो करता। पीपीसी क्या शो करता है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, अलग अलग कॉम्बिनेशन के टू गुड्स। जैसे कि मान लीजिए एक गुड ए है, एक गुड बी है, इन दोनों को हम प्रोड्यूस करते हैं। तो मान लीजिए इसकी हम 2 यूनिट्स बनाते हैं और इसकी 4 यूनिट बनाते हैं, ठीक। अब कई सारे हम इसमें से अल्टरनेटिव ले सकते हैं, जैसे 2 4 का हमने ले लिया, हमने 6 और 5 का ले लिया, हमने 3 और 4 का रेशियो ले लिया। तो ये रेशियो डिसाइड करना, ये पीपीसी दिखाता है, ठीक है। दैट कैन बी प्रोड्यूस विद गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। जो भी रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल है, उनसे हम कौन से बेस्ट कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। हम ये वाला बना सकते हैं, हम ये वाला बना सकते हैं, ये वाला बना सकते हैं। तो इन तीनों में से कोई भी हम चूज़ कर सकते हैं। तो इसको कौन दिखाता है, पीपीसी शो करता है इसे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स ये फैक्ट बेस होती है, और नॉर्मेटिव जो होती है दैट इज़ ओपिनियन एंड वैल्यू बेस। यानी हमने जो सोचा, ठीक है, जो हमारे ओपिनियन है, जो हमारे आइडियल्स हैं, ठीक है ना, जो हमारी वैल्यूज़ हैं, ओके, वो सारी क्या हो गई, ये क्या है, नॉर्मेटिव है, ठीक है। लेकिन जो एक्चुअल में हो रहा है, ठीक, एक्चुअल जो फैक्ट हैं उनको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव। क्लियर। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स फैक्ट बेस होती है, जो रियल में है, और नॉर्मेटिव जो हमने सोचा। मान लीजिए हमने सोचा कि हमारे 20 रुपीज़ खर्च होंगे, ठीक, तो ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का पॉइंट आ गया। लेकिन खर्च होते हैं आपके 50 रुपीज़, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हो जाएगा। समझ में आई बात। अब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस समझ लेते हैं। ये मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था, जहाँ पर आई का मतलब होता है, आई का मीन्स क्या था, इंडिविजुअल, ठीक है। यहाँ पर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं इंडिविजुअल यूनिट्स, यानी कि एक फर्म, एक कंपनी, एक कंज्यूमर, इनके बारे में स्टडी करते हैं। और माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं, इकोनॉमी को एज अ होल स्टडी करते हैं। जैसे इसमें मान लीजिए सारी फर्म्स, सारी कंपनीज आ जाएंगी, सारी फर्म्स आ जाएंगी, ठीक, सारे कंज्यूमर्स आ जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका मैक्रो हो जाएगा, ठीक। और जहाँ सिर्फ एक के बारे में बात करेंगे तो वो हमारी माइक्रो हो जाएगी। क्लियर। तो इसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, दैट इज़ नेशनल इकोनॉमी। अच्छा, आप मुझे बताइएगा, आपने पढ़ा होगा ना जीडीपी, है ना, एनएनपी, ये सब पढ़े हैं ना आपने, ठीक है। तो ये किसका पॉइंट हो सकता है, क्या ये माइक्रो का हो सकता है या फिर ये मैक्रो का हो सकता है। तो ऑब्वियस है, जब इसमें हम पूरे नेशन के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे, स्टडी कर रहे होंगे, तो ये किसका पॉइंट होगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स का होगा। ओके। इम्पॉर्टेंस क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स की, ये हमें प्राइस डिटर्मिनेशन में हेल्प करता है, ठीक है। हम किस चीज़ का क्या प्राइस रखें वो माइक्रो इकोनॉमिक्स से ही डिसाइड होता है। रिसोर्स एलोकेशन में हेल्पफुल होता है कि हम रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करें, ये सारी चीज़ें हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स से ही समझ में आती हैं। असिस्ट करता है बिजनेस डिसीजन में, हम बिजनेस में कौन सा डिसीजन ले, जैसे आपने नहीं सेंट्रल प्रॉब्लम्स पढ़ी थी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड whom टू प्रोड्यूस, ठीक। तो वो सारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स को दूर करना ही तो बिजनेस डिसीजंस होते हैं। इसके बाद सपोर्ट पॉलिसी मेकिंग, अब हम कौन सी पॉलिसी लेंगे, कौन सी पॉलिसी फॉलो करेंगे, तो वो भी चीज़ें हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स से ही पता चलती हैं, ठीक है। लिमिटेशंस क्या है, लिमिटेशन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, लिमिटेशन मतलब होते हैं इसके ड्रॉबैक्स समझ सकते हैं, या फिर ये कमियाँ बताते हैं। क्या बताते हैं, कमियाँ बताते हैं। ओके। तो ये क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इग्नोर करती है होल इकोनॉमी। ऑब्वियस ही है, जब इंडिविजुअल के बारे में बात करेगी तो होल के बारे में तो बात करेगी नहीं,
है ना। तो ये पूरे होल इकोनॉमी को इग्नोर करती है, ये सिर्फ अपने बारे में बात करती है, एक के बारे में। एज्यूम कर लेती है कि फुल एम्प्लॉयमेंट है। क्या करती है? एज्यूम कर लेती है कि 100% एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। बट क्या ये पॉसिबल है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आज के टाइम पे तो आप देख ही रहे हैं कहाँ एम्प्लॉयमेंट रखा हुआ है, ठीक। अनएम्प्लॉयमेंट ही है हर जगह। एम्प्लॉयमेंट मतलब रोज़गार होता है बेटा, अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दे रही हूँ, ठीक है। काम यूजेस अनरियलिस्टिक एजम्पशन समटाइम्स, और कभी कभी देखिए जब हम होल के बारे में बात नहीं कर रहे होते, हम सिर्फ अपनी कंपनी अपनी फर्म के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो हम कुछ अनरियलिस्टिक एजम्पशंस भी बना लेते हैं। मतलब जो ऐसे एज्यूम कर लेते हैं, ऐसी चीज़ों को अब सोच लेते हैं जो चीज़ें रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। ऐसे डिसीज़न ले लेंगे, कुछ भी सोच लिया। मान लो हमारे यहाँ इन्फ्लेशन चल रहा है, ठीक है, देश में इन्फ्लेशन चल रहा है, प्राइस ऊपर जा रहे हैं, बट हमें उससे कोई लेना देना नहीं। हम क्या कर रहे हैं? अपने प्राइसेस को इक्वल ही रखे हैं, उतना ही रखे हुए हैं, ठीक। अनरियलिस्टिक एजम्पशन है कि नहीं? हमें भी तो उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। तो फटाफट से हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। क्विक रिवीजन में आपने पढ़ा, इकोनॉमिक्स पढ़ी, तो इकोनॉमिक्स क्या है? दैट इज़ स्कैरसिटी प्लस चॉइसेस। जहाँ पर स्कैरसिटी और चॉइसेस दोनों के बारे में आप स्टडी कर रहे होते हैं, दैट इज़ इकोनॉमिक्स, ठीक है। स्कैरसिटी मतलब कमी, यानी कि लिमिटेड रिसोर्सेज, और चॉइसेस मतलब बाय चूजिंग अल्टरनेटिव रिसोर्सेज या बेस्ट अल्टरनेटिव रिसोर्स, तो वो हम जब चूज़ करते हैं दैट इज़ चॉइस। फिर हमने पढ़ा माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करती है इंडिविजुअल यूनिट्स के बारे में, ये आपने सीख लिया, ठीक। पीपीसी क्या एक्सप्लेन करता है? वो प्रोडक्शन चॉइसेस को एक्सप्लेन करता है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? दैट इज़ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव सेक्रीफाइस्ड, ठीक है। जो चीज़ें हम सेक्रीफाइस कर देते हैं बेस्ट को पाने के लिए, तो वो जो होगी वो होगी आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ ओवर। आप इसको अच्छे से इससे वीडियो से भी पढ़िएगा और अपनी बुक से भी पढ़िएगा, और अगर कोई डाउट होता है तो वो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको बाकी की जो वीडियोज़ हैं वो भी मिलती रहें, ठीक है। गुड डे।